नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म बनवेक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करने वाले बीए सेकंड ईयर राजनीतिक विज्ञान की थर्ड क्लास के रूप में मैं आप सभी के सामने पुनः एक बार उपस्थित हूं। देखिए दोस्तों, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रकाशित बनविक सीरीज का कंटेंट आप सभी के सामने तुलनात्मक शासन एवं राजनीतिक विज्ञान का पेश किया जा रहा है पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर को लेकर। तो दोस्तों हमारी 2 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी है और उन क्लासों को अटेंड नहीं किया है तो जरूर अटेंड कर लेवे। तो हम आज इसकी थर्ड क्लास के रूप में क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आप अंत तक जुड़े रहो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास को अच्छी तरीके से देखेंगे दोस्तों। सीरीज को मैं आप सभी के सामने अच्छी तरीके से आपके एग्जाम तक क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने 2023 की जो एग्जाम्स हुए थे उनके लिए जो भी स्टूडेंट्स थे, और आप भी अगर फर्स्ट ईयर में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़े हैं तो आपको पता ही होगा कि हमने किस प्रकार से कितनी अच्छी तरीके से शानदार तरीके से क्लासों का आयोजन किया और पूरी 1 वीक सीरीज का इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंटेंट उपलब्ध करवाया। तो दोस्तों चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम आज की क्लास 11वें सवाल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारी 2 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी है और उन क्लासों में हमने 1 से लगाकर 10 सवालों तक अध्ययन कर चुके हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला सवाल है तुलनात्मक शासन और तुलनात्मक राजनीति में अंतर लिखिए। तुलनात्मक शासन क्या है, तुलनात्मक सरकार क्या है और तुलनात्मक राजनीति क्या है, इसमें अंतर बताइए। 2 अंतर बताने हैं। तो पहला अंतर दोस्तों बनता है कि तुलनात्मक सरकार के समर्थक यानी कि तुलनात्मक शासन के जो समर्थन करने वाले लोग होते हैं वे मूल्यों का समर्थन करते हैं, जबकि तुलनात्मक राजनीति के विद्वान होते हैं वे मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देते हैं। किस पर? मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देते हैं। सेकंड अंतर है कि तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन वर्णनात्मक होता है। जो भी तुलनात्मक सरकार होगी, तुलनात्मक शासन होगा, उसका जो अध्ययन है वो कैसा होता है? वर्णनात्मक अध्ययन होता है। वर्णनात्मक अध्ययन होता है। जबकि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन विश्लेषणात्मक तुलनात्मक राजनीति होती है, इसका अध्ययन है वो विश्लेषणात्मक होता है। और तुलनात्मक सरकार का अध्ययन वर्णनात्मक। तुलनात्मक सरकार आए तो वर्णनात्मक अध्ययन हो जाएगा और तुलनात्मक राजनीति है तो विश्लेषणात्मक अध्ययन हो जाएगा। ये दोनों अंतर हो गए, अच्छी तरीके से हमने देखा। अगला सवाल सेकंड सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की कोई 2 उपयोगिता बताइए। हम तुलनात्मक राजनीति के बारे में पढ़ चुके हैं कि तुलनात्मक राजनीति होती क्या है, तो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की कोई 2 उपयोगिता बताइए। हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करते हैं तो ये हमारे कौन से उपयोग में आती है तुलनात्मक राजनीति? सवाल ये पूछा जा रहा है और एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अच्छा सवाल है कि तुलनात्मक राजनीति का महत्व बताइए, ये कौन से कार्यों में उपयोग होता है, इसका महत्व बताइए। तो दोस्तों चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर है तुलनात्मक राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन से राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। यानी कि तुलनात्मक राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन से, तुलनात्मक राजनीति होती है तो इस तुलनात्मक राजनीति के हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो इससे राजनीति के व्यवहार को अगर हमें समझना है, राजनीति का व्यवहार कैसा है वो समझना है, तो हमारे पास तुलनात्मक राजनीति उपयोगी है। पहला उपयोग है तुलनात्मक राजनीति का कि हमें राजनीति व्यवहार का पता चलता है, व्यवहार का हमें जानने में सहायता मिलती है। ठीक है, अगला तुलनात्मक राजनीति का फायदा है, उपयोग है कि शासन एवं राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ को समझने में सहायक है। शासन यानी कि सरकार और सरकार में होने वाली राजनीति, सरकार और राजनीति का इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ को समझने में सहायक होता है। कौन? तुलनात्मक राजनीति। हमारे ये सरकार और राजनीति के बीच को हमें अगर इसके राजनीतिक व्यवस्था को समझना है तो तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करना पड़ेगा और यहीं पर इन दोनों की उपयोगिता बनती है। इसके बाद में दोस्तों सेकंड और 13वां सवाल बनता है। अच्छा सवाल है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। क्या है सवाल? देखते हैं कि द्वितीय महायुद्ध तक के तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन की कोई 2 कमियां लिखिए। द्वितीय महायुद्ध तक, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध तक तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में कोई कमियां, यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद में सेकंड विश्व युद्ध हुआ, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय महायुद्ध हुआ, तब तुलनात्मक राजनीति कैसी थी और उसमें क्या कमियां थी उसके बारे में लिखने को बताया जा रहा है। तो दोस्तों पहला हम इसमें लिखेंगे कि द्वितीय महायुद्ध तक तुलनात्मक शासन के तकनीकी पक्ष का विकास नहीं हो पाया था। जब द्वितीय महायुद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तब तुलनात्मक विश्लेषण के तकनीकी पक्ष का विकास नहीं हो पाया था। जो तकनीकी विकास होता है तुलनात्मक तकनीकी, ठीक है, तो उसका विकास नहीं होना पाया जाता और राजनीतिक घटना व परिस्थितियों के कानूनी औपचारिक आधार पर ही तुलना की जा रही थी। वह औपचारिक व्यवहारिक पहलू की
अवहेलना रही, यानी कि राजनीतिक घटना, राजनीति में होने वाली घटना, राजनीतिक घटना और स्थितियों की कानूनी औपचारिक आधारों पर ही तुलना की जा रही थी। ठीक है, कानूनी औपचारिक आधारों पर तुलना की जा रही थी। ठीक है, और अनौपचारिक व व्यवहारिक पहलू की अवहेलना होती थी। तो ये दोनों कमियां थी कब? द्वितीय महायुद्ध के समय राजनीतिक तुलनात्मक राजनीति में ये दोनों कमियां थी। पहली कमी थी कि इसमें तकनीकी पक्ष का विकास नहीं हो पाया था, और दूसरी कमी है कि इसमें जो राजनीति की घटना है और स्थिति और कानूनी औपचारिक आधारों पर तुलना की जाती थी। किस आधार पर? औपचारिक आधारों पर तुलना की जाती थी और अनौपचारिक और व्यवहारिक पहलू की अवहेलना की जाती थी। ये दोनों इसकी कमियां थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। शब्दवा सवाल है कि तुलनात्मक राजनीति की दो समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तुलनात्मक राजनीति की दो समस्या कौन कौन सी है, उन समस्याओं के बारे में बताइए दोस्तों। तुलनात्मक राजनीति की प्रमुख समस्या पर्याप्त सूचना का अभाव। अगर तुलनात्मक राजनीति है तो तुलनात्मक राजनीति को हम समझेंगे, जानेंगे, ठीक है, उसमें से अच्छा कौन है उसके बारे में जानेंगे। तो तुलनात्मक राजनीति की पहली समस्या बनती है कि पर्याप्त सूचना का अभाव। पर्याप्त हमें सूचना सही समय पर नहीं मिलती है, तो ये पहला अभाव है, और इसके कारण तथ्यों तक पहुंचने की सीमाएं तथा आंकड़ों की माप की कठिनाई तथा राजनीतिक घटनाओं की विचित्रता आदि है। दोस्तों तुलनात्मक राजनीति की समस्या, पहली समस्या बनती है कि तुलनात्मक राजनीति की पहली समस्या है कि पर्याप्त सूचना का अभाव। अगर तुलनात्मक राजनीति को हम समझेंगे तो हमारे पास सूचना अगर नहीं होगी, पर्याप्त सूचना नहीं होगी, तो ये इसका अभाव होता है। तो इसके कारण हमारे पास में जो आंकड़े पहुंचते हैं तो उसके आंकड़े के माप तोल में, यानी कि उसकी हमें गणना करने में, माप की गणना करने में कठिनाई और राजनीतिक घटनाओं की जो विचित्रता है, तो इसकी प्रकार की अनेक प्रकार की राजनीतिक विचित्रता की क्या आती समस्या हमें देखने को मिलती है। दोस्तों एक और अंतर बताया जा रहा है कि तुलनात्मक राजनीति अध्ययन में परिवर्तियों की समस्या, कौन सी समस्या? परिवर्तियों या फिर चरों की समस्या होती है, अधिक जटिल होती है, और क्योंकि राजनीतिक व्यवहार हर स्तर पर हर क्षण इससे प्रभावित होता है। ठीक है, किससे? चर की समस्या, चरों की समस्या या फिर परिवर्तियों की समस्या से क्या होता? प्रभावित रहता है। इसके बाद में दोस्तों 15वां सवाल है कि तुलनात्मक राजनीति के विकास को प्रभावित करने वाले कोई दो प्रमुख कारक कौन कौन से? तुलनात्मक राजनीति है तो इसके विकास को प्रभावित कौन करता है? तुलनात्मक राजनीति का विकास होता है, ये जो इसका डेवलपमेंट होता है, इसको प्रभावित इफेक्ट कौन डालता है इस पर? तो इसके बारे में बात करें तो तुलनात्मक राजनीति को प्रभावित कौन करता है? तो पहला इसका कारक है कि व्यवहारवाद के परिणाम स्वरूप, जब व्यवहारवाद होता है तुलनात्मक राजनीति में, उसके परिणाम स्वरूप नई अध्ययन पद्धति एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं के अनौपचारिक पक्षों जैसे लोकमत, मतदान, व्यवहार, हित समूह, दबाव समूह के अध्ययन का प्रभाव स्पष्ट मुखर होने लगा है। दोस्तों इसका ये बहुत मतलब है कि जो व्यवहारवाद के परिणाम स्वरूप, जब व्यवहारवाद होता है तो उसके परिणाम स्वरूप नई पद्धतियां आती है। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति में क्या आती है? व्यवहारवाद के परिणाम स्वरूप नई पद्धतियां आती है, और राजनीति प्रक्रियाओं की अनौपचारिक पक्षों जैसे लोकमत, मतदान, व्यवहार, हित समूह, दबाव समूह के अध्ययन का प्रभाव स्पष्ट होता है। जैसे कि मतदान व्यवहार, यानी कि मतदान करने का व्यवहार किसमें? हित समूह, किसके हित में अगर वो मतदान हो और दबाव भी बनता है, तो ठीक है कि आपको हमें क्या करना? मतदान करना, इस प्रकार का दबाव है। इसका जो अध्ययन का जो प्रभाव पड़ता है तो इससे स्पष्ट मुखर होने लगता है। इसके बाद में दोस्तों स्टन, डायच, आमंड आदि यह मानने लग गए कि राजनीतिक समस्या के यथार्थपरक अध्ययन के लिए सामाजिक पृष्ठभूमि और पर्यावरण का अध्ययन आवश्यक है। यानी कि दोस्तों इन विद्वानों ने यह मानने लगे, ये विद्वान स्टन, डायच, अमंड आदि ये मानने लगे कि राजनीतिक जो संस्था है तो उसके यथार्थ परख अध्ययन करना है। अगर किसी राजनीति संस्था का यथार्थ अच्छी तरीके से सही रूप से अध्ययन करना है तो सामाजिक पृष्ठभूमि, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक संस्था की सामाजिक पृष्ठभूमि और पर्यावरण का अध्ययन होना आवश्यक है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने देखा बीए सेकंड ईयर राजनीतिक विज्ञान फर्स्ट पेपर को लेकर अच्छी तरीके से सवालों के बारे में बात की। दोस्तों 11 से लेकर 15 5 सवालों तक डिस्कशन किया, और बिल्कुल कम समय में आपके टाइम को बचाते हुए मैंने अच्छी तरीके से अध्ययन करवाने की कोशिश की। और इसी प्रकार मैं फोर्थ वीडियो के साथ में उपलब्ध होऊंगा आगे 5 सवालों को लेकर। तो दोस्तों आप जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए, जो भी अपना कॉलेज का जिगरी साथी है उसके साथ में, और कॉलेज जो ग्रुप होता है फ्रेंड्स ग्रुप, उसके साथ में जरूर शेयर कीजिए बीए सेकंड ईयर के, या फिर आपके अपने कॉलेज ग्रुप में जरूर इसको शेयर कीजिए, ताकि क्या है कि वो राजनीतिक विज्ञान की 1 वीक सीरीज को पढ़ना चाहते हैं। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रकाशित है, तो आप दोस्तों जरूर शेयर करें। और
और आपके अपने दोस्त को अनुमति देवे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।